Hello viewers, my name is Rohit Moran. Welcome to my channel Rohit Tech. Today we will discuss the legislative functions of the central executive. Legislative power of the central executive can be discussed under the following heads. मतलब क्या हो सकता है कि जो legislation है, जो executive है, how executive का क्या role रहता है in the legislative functions. सबसे पहला तो participation होता है of the executive in the legislative process. ठीक है, power of rule makings under the constitution. थर्ड क्या रहता है, पावर टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी एंड फोर्थ है पावर टू मेक ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो सबसे पहला है पार्टिसिपेशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर being an integral part of the parliament participate intimately in the legislative process and discharge several important functions in relation to parliament. This concept is underlined by making president a component part of the parliament. अब क्या होता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे मनी बिल्स हो गया या फिर अदर बिल्स हो गए, जो है कि जो प्राइवेट मेंबर्स है दे कैन आल्सो इंट्रोड्यूस ए बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मान लीजिए एग्जिस्ट कर रही है हाउस में, दैट मीन इट हैज ए कॉन्फिडेंस इन द हाउस। तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, there is no chance of passing a law of the private members bill. कोई चांस है ही नहीं कि वो जो प्राइवेट मेंबर बिल है पास हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दैट मीन्स कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जो पार्टिसिपेशन पावर है, इट इज एक तरीके का क्या कह सकते हैं कि इसके बिना क्या है कि लॉ पास हो ही नहीं सकता। तो जितने भी लॉज पास होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज वाइटल एंड फंडामेंटल है। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर टू कन्वीन, प्रोरोग पार्लियामेंट, टू डिसॉल्व लोकसभा। अब देखो जैसे अभी क्या होता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे रूल्स पे जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब कौन कर रहा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कर रहा है, चाहे वो मनी बिल्स है, चाहे वो फाइनेंस बिल्स है, चाहे वो अदर्स बिल्स है। ठीक है, उसमें प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट प्राइवेट मेंबर्स कहीं ना कहीं मिनिमल 0.11% कुछ चांसेस लगा सकते हो आप, उससे ज्यादा चांसेस नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हाउ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर को, कहीं ना कहीं वो जैसे मान लो जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस को क्या कर रहा है, कन्वीन कर रहा है, प्रोरोग कर रहा है पार्लियामेंट्स को। जब प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, सेंड मैसेज करेगा कि मिलना है, ज्वाइंट सेशन को वो कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल टू द पार्लियामेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सेंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए बिल पास बाय द टू हाउस इनटू एन एक्ट are some of the indicia which denotes the intimate role played by the executive in relation to the legislative process. In practice, the government monopolizes legislative process in parliament. Practically all bill passed by the house of parliament are those presented by the government, because majority support in the house. Then central executive also participate to some extent in the legislative process in the state. Besides, as already stated, the president may address any or both house of the parliament and send message to either house with respect to the bill pending in the parliament or otherwise. वैसे तो ये जो powers है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्यों नहीं है, अगर आप इसको देखोगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आल्सो पार्टिसिपेट समझते हैं कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर दोज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज मेजॉरिटी सपोर्ट इन द हाउस. Besides, as already stated, the president may address any or both house of the parliament. अब कैसे होता है कि उसको मैसेज कर सकता है कि मान लीजिए बिल पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करता है, सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट. अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का होते पर प्रेसिडेंट मान लो उसको कहेगा कि आप ये बिल पेंडिंग्स हैं, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करता है, तो उसका तो कोई था, क्योंकि प्रेसिडेंट इज तो discretionary power तो है नहीं, president is bound on the aid and advice of the council of minister. Okay, further several provisions in the constitution require prior recommendation of the president for introduced legislation in some matter in a house. अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपको पता है कि why in certain circumstances में why the president's की जो prior recommendation is required? इसका रीजन ये है क्योंकि इसका रीजन ये है कि सबसे पहला अगर आप देखिए, जैसे फाइनेंस बिल को देख लीजिए, मनी बिल को देख लीजिए, इनमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मनी बिल्स को आप देखोगे, मनी बिल को कौन करेगा, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली इंट्रोड्यूस। ठीक है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली इंट्रोड्यूस करेगा तो अगर मान लिया कोई प्राइवेट मेंबर बिल
प्राइवेट मेंबर्स है वो इंट्रोड्यूस करें मनी बिल को, तो प्रेसिडेंट पहली ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ठीक है। क्योंकि जो मैंडेट है पब्लिक का, करंट पब्लिक का जो मैंडेट है वो किसको दिया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द सोल रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल और मनी बिल्स को, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या है? टू रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा पे तो जो कमांड है, कंसेंसस है ऑफ द करंट पब्लिक का, वो है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक क्या है, परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस है तो हर सेकंड साल में इसके 1/3 मेंबर क्या होते हैं, वो इलेक्शंस होता है, नए मेंबर्स आते हैं, दूसरे मेंबर चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेशनल कंसेंसस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। नेशनल तो ये क्या, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी भी तो वो नहीं है, और दे डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक प्रोविजंस है कि जो कोई भी अप्रोप्रिएशंस होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर्स होगा, वो जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वो तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, क्योंकि अब प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, और एक तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और एक द हेड ऑफ द स्टेट्स है, तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट है, उस करके क्या किया गया, इसका एक प्रेसिडेंट का अल्टरेशन। बट हालांकि ये सभी क्या है, mandatory नहीं है, these are the obligatory, because the court cannot interfere in the parliamentary procedures because parliament has immunity, ठीक है, इन दिस, क्योंकि कोर्ट इज कंप्लीटली बैरड, तो वो कोर्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। रूल मेकिंग पावर, सेकंड पावर देख लेते हैं, रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर क्या है? सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, confer rule making power on the central executive enabling it to prescribe detailed provision for the several matter। जैसे मान ले क्या होता है कि जैसे ऑथेंटिकेशन है ऑफ ऑर्डर्स का एंड इंस्ट्रूमेंट का मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 77। अंडर आर्टिकल 77 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू फ्रेम रूल्स, रूल्स को कहीं ना कहीं वो फ्रेम्स कर रहे हैं, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, रूल मेकिंग पावर बना रहा है। अब वो रूल मेकिंग पावर जब बनाई उसने, तो रूल मेकिंग पावर के थ्रू क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट करता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स क्या होते हैं, मान ली पूरा रूल्स ऑफ फ्रेम होता है जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं वो उसको डायरेक्टली रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साइंस की, साइन की, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली एक्ट करते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस, लाइक मान लिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की, उसके लिए कंडीशन ऑफ सर्विस कर सकते हैं, यूपीएससी की कंडीशन सर्विस करते हैं, सेक्रेटरी एंड स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वो काम करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, ये एक तरीके की लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस एंड दस प्रोमलगेट लॉ फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, तो कब तक होता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड, कब तक कर सकता है, 6 मंथ एंड 6 वीक। 6 मंथ क्यों है, क्योंकि 6 मंथ तो इसको पीरियड दे दिया कि ठीक है, क्योंकि 6 मंथ क्यों दिया गया, 6 मंथ इसलिए है क्योंकि दो हाउसेज के बीच का जो गैप है वो क्या हो सकता है, 6 मंथ है। और 6 वीक क्यों दिया गया, 6 वीक इसलिए दिया गया कि मान लीजिए जब रीअसेंबली होगी हाउस की, तो 6 वीक के अंदर उसको पास होना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम दे दिया। तो मैक्सिमम टाइम कितना सकता है, 6 मंथ, तो मिनिमम टाइम तो उससे भी कम हो सकता है। मान लिया पार्लियामेंट पहली मिल गई, और पार्लियामेंट पहले इसको मान लिया कर दिया, फिर लॉ बना दिया, तो खत्म हो जाएगी कहानी उसकी। The technique of issuing an ordinance has been devised with a view to enabling the executive to meet any unforeseen or urgent situation arising in the country when parliament is not in session, ठीक है, एंड विच कैन नॉट डील विद अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। मान लिया पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऑर्डिनरी लॉ है, बट वो जो अनफोर्सिन सिचुएशन है, जो अर्जेंट सिचुएशन है, उनको टेकल नहीं कर सकता, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव को एक ये क्या दिया, सेफ्टी वॉल प्रोवाइड की गई है कि उस अनफोर्सिन सिचुएशन को, लाइक अभी कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के अंदर सेवरल प्रोविजंस या अदर रूल्स लेकर के आने पड़े, ऑर्डिनेंस पास किए गए, जैसे फार्मर्स ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है। Ordinarily, under the Constitution, the President is not the repository of the legislative power of the Union. The power belongs to Parliament, but with a view to meet extraordinary situation demanding immediate enactment of the laws. The Constitution makes provisions to invest the President with legislative power to promulgate ordinance, and ordinance is only a
इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट रिपोजिटरी नहीं है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये पार्लियामेंट है, बट टू मीट द अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस को जो कि ऑर्डिनरी लॉ के तहत मैच नहीं कर सकते, यूज करके क्या किया गया है, पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ऑर्डिनरी स्पीकिंग पावर जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड की है। Article 123 empowered the president to promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require when both house of the parliament are on session, he is satisfied with those circumstances exist which render it necessary for him to make immediate. मतलब इसका जो यहाँ पे satisfied है, इसकी जो satisfaction है, it is not the satisfaction of the president, it is the satisfaction of the council of ministers, because council of ministers की बाइंडिंग एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन मींस the satisfaction of the council of minister, and because council of minister is directly responsible to the council of लोक सभा। तो मान लिया अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ गलत काम भी करेगी तो वो अपने उस एक्ट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपने एक्ट के लिए वो लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा में रेस्पॉन्सिबल है, और प्रेसिडेंट्स तो कंप्लीटली बैरिड है बिकॉज इट हैज एन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल जो प्रिविलेज है जो कि कंप्लीटली जो ऑफिशियल एक्शंस में कंप्लीटली बैरिड है। ठीक है, the provisions confer the power formally on the president, but as already stated, he acts in this matter as he does in the other matter on the advice of the council of ministers, and therefore the ordinance making power is vested effectively in the central executive. इन एसकेजी सुपर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो गवर्नर की सेटिस्फेक्शन है टू मेक ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 13, द नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट एक्शंस और promulgate an ordinance is a matter purely for the subjective satisfaction of the governor की। तो he is the sole judge है as to the existence of the circumstances necessary to make it, मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, उसको ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है तो इसका मतलब कोर्ट उसको नहीं कर सकता कि उसने क्यों ऑर्डिनेंस promulgate किया। तो इसलिए his satisfaction is not a justiciable matter, so it cannot be questioned in the court on the ground that की error of judgment or otherwise in the court, but वो चैलेंज हो सकता है क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या है, हर एस्पेक्ट में एक लॉ की तरह काम कर रहा है, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, इलीगैलिटी है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके अंदर वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वहां पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज की जा सकती है, बट वैसे जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। ठीक है। एक गुड एग्जांपल इज बैंक नेशनलाइज ऑर्डिनेंस। तो जब 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो वहां पे ऑर्डिनेंस लिया गया था। टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सिंस द पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज ए लेजिस्लेटिव नॉट एग्जीक्यूटिव पावर, तो इट एक्सरसाइज कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन सच ग्राउंड एज इम्प्रोपर मोटिव, ठीक है, नॉन एप्लीकेबल ऑफ माइंड्स और ग्राउंड ऑफ इट्स प्रोप्राइटी एक्सपीडिएंसी और नेसेसिटी। तो जब भी हम एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं तो हम चेक हो सकता है कि प्रॉपर माइंड अप्लाई किया नहीं किया, ठीक है, क्या इसके पीछे का आपका मोटिव क्या था, नॉन एप्लीकेशन माइंड है कि नहीं है। बट जब आप लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो पावर होती है, जब आप लेजिस्लेटर लेकर के आते हो तो वो कहाँ होता है, वो पूरा एक पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद चीजें आती है, रूल्स और लॉज बनते हैं। तो उस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि उस केस में नॉन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट को यूज नहीं किया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस को भी ऐसे एक लेजिस्लेशन माना गया है, तो इसीलिए ये भी कंप्लीटली बैरिड है ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, therefore an ordinance should be clothed with all the attributes of an act of legislation, carrying with its incident immunities and limitation under the constitution. So it cannot be treated as an executive action or an administrative decision. The court can declare a statute unconstitutional when it transgresses constitutional limit. So as per my view, it is the legislative act of the executive but not the act of legislature. मैं जहां तक मैं सोचता हूँ, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रूल किया कि ये लेजिस्लेटिव एक्ट है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, बट अगर आप देखोगे जब भी लेजिस्लेशन एक्शंस होता है पार्लियामेंट में, उसमें एक प्रॉपर क्या होते हैं, ओपन डिसीजंस मेकिंग होती है। वहां पे हर पार्टीज का, हर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिबेट और डिस्कशन चलता है, कमिटीज पे मैटर जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी मैटर्स होगा जिसमें प्रॉपर माइंड नहीं होगा, वो सब चीजें वहाँ पे पूरा ग्राउंड चेक किया जाता है ना। तो executive decisions on the ground of nullified should always be remain a possibility.
तो अगर आप ऑर्डिनेंस ले रहे हो तो ले तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही है, तो वहां पे मलाफाइड को वैसे मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं किया गया। ओके, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अनरेस्ट्रेन्ड, an ordinance can remain in force only for a short duration and is brought under the parliamentary scrutiny in its earliest possible opportunities। में हमने देखा था कि 6 मंथ 6 वीक होता है, तो 6 वीक के अंदर उसको पास होना होता है, तो पार्लियामेंट उसको कैंसिल भी कर सकती है। An ordinance may cease to have effect even earlier, अगर हाउसेज उसको मिलते हैं और उसको वो कर देते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं हाउस। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज दस एक्स पोस्ट फैक्टो है, एंड इट इज एक्सरसाइज आफ्टर द ऑर्डिनेंस हैज बीन promulgated and not before, ठीक है। तो इट इज ड्राफ्टेड सीक्रेटली इन द गवर्नमेंट चैम्बर एंड इज promulgated without an open discussion। तो इसलिए इसका चैलेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। The Supreme Court has held that the power to make ordinance is not an anti-democratic, even though the power is vested in the executive and not legislature. So an ordinance is promulgated on the advice of the Council of Ministers, which remains answerable to the Parliament। Okay, ठीक है। The power of the president is to issue ordinance is co-extensive with the legislative power of power। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है वहीं वहीं तक एग्जीक्यूटिव की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होगी, मतलब उसी मैटर पे। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्टेट मैटर पे ऑर्डिनेंस ले आओगे। President legislative power under Article 123 is coextensive with the Parliament power to make laws, and therefore no limitation can be read into legislative power of the President so as to make it ineffective or to alter or amend tax law। At times, the government may misuse its ordinance making power by repeatedly reissuing an ordinance over and over again without placing it before the legislature। तो ऐसे तो मिसयूज हो सकता है। तो इसी मिसयूज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वधवा केस में जो बिहार में हुआ था वहां पे क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था, जो कि 3 से 4 बार तक उसको रीइश्यू किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिर जुडिशियल अपनी प्रूडेंस दिखाते हुए इंटरवीन किया और बोला कि जो रीप्रमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस का इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कम इनटू इफेक्ट एज सून एज इट promulgated, if later the ordinance comes to an end for any reason, the ordinance does not become void ab initio, ठीक है। It was valid when promulgated and whatever transaction have been completed under the ordinance cannot be reopened when the ordinance comes to an end। ये वन के रेडी केस में देखा गया कि 1984 में द स्टेट गवर्नमेंट promulgated an ordinance and abolishing the post of the part time village, ठीक है। तो ऑफिसर इन द स्टेट, बट लेटर क्या हुआ कि वो लैप्स हो गया और ऑफिसर्स की पोस्ट वहीं पे एबोलिश थी। थैंक यू गाइस।